नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार अब इस बिल को कल यानी कि बुधवार को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश करने जा रही है। मोदी सरकार ने इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली है और जो उनके मंत्री हैं किरेन रिजिजू वो भी कह रहे हैं कि सरकार पूरी तैयारी के साथ आ रही है और आप भी चर्चा के लिए तैयार रहिए। वहीं इस बिल को लेकर के विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। इस बिल के खिलाफ विपक्ष जो है वो एकजुट है, लेकिन अब बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया है। कौन कौन क्या क्या कह रहा है आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन कल संसद में ये बिल पेश होने से पहले आज सदन में खूब हंगामा हुआ लोकसभा के अंदर, क्योंकि विपक्ष इस बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि जो सत्ता पक्ष है वो कम समय जो है वो चर्चा का उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। इसी को लेकर के लोकसभा में प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को नारेबाजी करने से रोका और फिर वही जो चेतावनी वो अक्सर देते रहते हैं वो उन्होंने दी, लेकिन जब ये सारी चीजें नहीं थमी तो उन्होंने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन इसको लेकर के अब जेडीयू एमएलसी, जेडीयू विधायक, जेडीयू सांसदों और तमाम लोगों के बयान सामने आए हैं। साथ ही साथ टीडीपी की तरफ से भी बयान सामने आया है, जेडीयू की तरफ से कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरीके से इस बिल को लेकर के हंगामा हुआ सबसे पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर सूचना प्राप्त हुई है। श्री राजकुमार रोत, श्री एबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, बेनी बैनन, एंटी एंटोनी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, प्रसाद सरोज, आदित्य यादव, राजीव, एडवोकेट प्रिया। नहीं चलेगा तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। एडवोकेट प्रिया सरोज, सुश्री इकरा चौधरी, आनंद भदौरिया, सौगत राय जी, कोडी कोनल सुरेश। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को शून्यकाल की लिस्ट पूरी होने के बाद बोलने का मौका दूंगा। आप सदन में बैठे, आप बैठिए सदन में। आप सदन नहीं चलाना चाहते, शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। कई माननीय सदस्यों के शून्यकाल खुले हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को कि बोलने दूंगा। आप बैठे सिराज पे, आप बैठे सीट पे। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है, बोलने दूंगा। शून्यकाल में जो आप विषय उठा रहे हो सबको उठाने दूंगा। आप
आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त समय होता है। नारेबाजी लेने के लिए नहीं भेजा आपको। नारेबाजी करें सदन के बाहर, नारेबाजी सदन के बाहर करिए। सदन में नारेबाजी करने की अलाउ नहीं है। अगर इधर नारेबाजी करेंगे, सदन को गतिरोध करेंगे, सदन नहीं चलेगा। सदन व्यवस्था से चलेगा, नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। नारेबाजी करने के लिए सदन नहीं है। सदन की कार्रवाई, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक बार बैठ जाइए, फिर बोलना मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई, फिर बोल रहा हूं एक बार मौका आपको। नारेबाजी का मौका नहीं, नारेबाजी का मौका नहीं दूंगा। आप जाकर बैठे। छोटे लाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सर, ओम बिरला जी का कहना है कि सदन मर्यादा से चलेगा और गरिमा से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा अगर आप गतिरोध पैदा करेंगे। वहीं पर सर, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इस बिल को लेकर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी और जो सहयोगी दल है उनके द्वारा भी। पर आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो सरकार है कल वो बिल पेश करने वाली है और सत्ता पक्ष जो है वो 8 घंटे चर्चा करवाना चाहता है, जबकि विपक्ष जो है वो इस पर 12 घंटे और इससे ज्यादा की चर्चा की मांग कर रहा है, जब तक इस पर सब कुछ क्लियर ना हो जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस चीज को लाने की जरूरत क्यों पड़ी अचानक से, और सरकार इस बिल के पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है कि जेपीसी में जाने के बाद, क्योंकि ज्यादातर बिल जो है वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, लेकिन इसको दोबारा से सदन के अंदर लाया जा रहा है, कुछ इसमें संशोधन करके, कुछ इसमें परिवर्तन करके। तो आखिरकार क्यों सरकार इस बिल को लाना चाहती है, क्यों बदलना चाहती है, आपको क्या लगता है? जय संविधान। देखिए निधि, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहते हैं ना कि ये 11 साल से एक हिंदूवादी सरकार है, और जितने भी आज तक बिल लेके आए हैं, अध्यादेश लेके आए हैं, जितने भी कानून लेके आए हैं, सब मुसलमान धर्मों के मानने वालों में सुधार के लाए हैं। चाहे वो 3 तलाक का बिल हो, चाहे वक्फ का हो। भाई आप तो हिंदूवादी सरकार है ना। अरे हम हिंदुओं की तो व्यथा को सुन लीजिए, हम हिंदुओं की व्यथा सुन लीजिए। उनको तो ईदी दे रहे हैं आप, उनके सारे सुधार कर रहे हैं, उनकी महिलाओं को आपको चिंता है। हम हिंदुओं की महिलाओं की चिंता नहीं है। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आईटीज वगैरह में कभी आईएम्स नहीं हुआ कि वहां पे कैंपस प्लेसमेंट ना हुआ, वो नहीं हो रहा है। हर चीज को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही। एजुकेशनल लोन के इंटरेस्ट बढ़ा दिए आपने। अब एजुकेशनल लोन बच्चा ले ले और नौकरी न मिले, उसका परिवार गड्ढे के अंदर जा रहा है। तो जरा हिंदुओं के बारे में भी सोच लीजिए थोड़ा सा। भाई आप अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए निधि, इनका एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, जब भी इनको जनता का ध्यान भटकाना होता है, ये इस प्रकार का मुद्दा ले आते हैं जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान हो जाए। अच्छा, एक जस्टिफिकेशन और ढूंढ रहे हैं, पहले से बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने ये तय कर लिया है कि बिहार के इलेक्शन में इन्होंने 225 सीटें लेनी है। आप देखिएगा इलेक्शन के पहले एग्जिट पोल्स आएंगे, 225 सीटें इनको बताएंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है ही, अब पुलिस इनके पास है, वोट नहीं डालने देंगे, गुंडाई होगी। सारे गुंडे आज की तारीख में जितने गुंडे हैं वो सारे के सारे सत्ता के साथ है। और आप ये जानती हैं कि गुंडे जो है सत्ताई के साथ होते हैं। गुंडों की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। इसलिए नहीं होती है कि उनको अपने जान की रक्षा करने के लिए उनको सत्ता पक्ष की और पुलिस की जरूरत होती है। बिना पुलिस के कोई गुंडा गुंडाई नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस इतनी बड़ी शक्ति होती है, किसी भी गुंडे को 5 मिनट में ठीक कर सकती है। सारे के सारे गुंडे इनके पास हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है। एक आतंक इन्होंने मचा दिया है समाज के अंदर कि जो भी गुंडा अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा तो एनकाउंटर हो जाएगा। अगर
झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर, ये तो चलिए बड़ी परमेश्वर की कृपा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन जीत गए। छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी जमीन को कब्जाना चाहेगा पूंजीपति, और उसके रोकने के लिए वहां के गांव वाले अगर उसका विरोध करेंगे, उनको गोली मार दी जाएगी, कह देंगे हमने नक्सलाइट मार दी। आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, वहां जाके पता चलता है कि जो बिल्कुल निर्दोष लोग, वो बेचारे अपनी जमीन, अपनी खदानें, अपने जंगल को लूटने से बचाने के लिए खड़े हुए थे। अच्छा, हम लोग भाई पिछले 11 साल में निधि, क्या तुमको पता नहीं कहा गया कि नहीं कहा गया, मुझे तो 100 बार अर्बन नक्सल कहा गया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता यार, अर्बन नक्सल का मतलब क्या होता है? माने गरीब लोगों की बात करना, अपने हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनियों के बच्चों को नौकरी दिलाना, और ये कहना कि किसी भी सनातनी को विवाह करने के बाद, 7 फेरे लेने के बाद, एक विवाह बंधन में बंधने के बाद अपनी पत्नी को बिना तलाक लिए नहीं छोड़ना चाहिए और फर्जी डिग्री नहीं होनी चाहिए। भैया इसमें मैं अर्बन नक्सल कैसे हो गया? अच्छा, अगर सनातन, भाई सनातन का मतलब ये होता है कि जो अग्नि को साक्षी मान के आपने 7 फेरे लिए, उसका मान सम्मान रखिए। प्रश्न ये उठता है कि हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? अच्छा, फिर ये क्या करेंगे? बिहार का इलेक्शन होगा, बिहार के इलेक्शन में एग्जिट पोल आएंगे, दिखाएंगे जीत रहे हैं, उसके बाद क्योंकि सारे गुंडे इनके पास हैं। अच्छा, वो गुंडे जो हैं, इनको भाई अब मानी बात है, आतंक तो होता ही है गुंडों को। अब गांव के अंदर एक गिरोह काम कर रहा है जिसको सरकार का प्रोटेक्शन है, वो गांव के अंदर आतंक बचा देता है, दहशत फैला देता है। और जो अपोजिशन वाला है ना, अच्छा जिस जो दबंग अपोजिशन वाला है या पैसे वाला है, उसकी कहीं ना कहीं पूछ दबी हुई है, उसको ये धमकाते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्ड इशू कर देते हैं, उसको चुनाव में बाहर नहीं निकलने देते, और जब चुनाव जीत जाएंगे बेईमानी करके, तो ये कहेंगे कि ये इसलिए हम जीते क्योंकि जो मुसलमान गरीब लोग थे, जो पसमानदा थे, जो गरीब थे, जिनको वक्फ प्रॉपर्टी के अपर कास्ट मुसलमानों ने शोषण जिनका किया था, उन्होंने क्योंकि हमको वोट दिया इसलिए हम जीत गए। आप निधि आज की तारीख में आप कोई ऑनलाइन पोल देख लीजिए, कोई ऑनलाइन पोल देख लीजिए, आप यूट्यूब खोलिए, आप उसके अंदर देखिए जितने भी ऑनलाइन पोल हो रहे हैं, और आज से नहीं पिछले 10 साल से ऑनलाइन पोल में, जबकि आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ता हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं, हर जगह 85 to 82% लोग बीजेपी के अगेंस्ट है। लेकिन ईवीएम, अच्छा जब भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, माने कहीं भी, या जब पहले बैलेट पेपर से मतपत्र गिने जाते हैं, तो सपा जीतती है, आम आदमी पार्टी जीतती है, हरियाणा में कांग्रेस जीतती है, और जहां ईवीएम खुलती है ये लोग जीत जाते हैं। इसका मतलब, और जिसकी वजह से सीसीटीवी की फुटेज नहीं दिखाई जाती कि क्या हुआ बाद में, कितने वोट बढ़ाए गए, कितने वोट जबरदस्ती डलवाए गए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, पैसा आपके पास है। भाई मानी बात है, जो भी पोलिंग एजेंट अपोजिशन का बैठा हुआ है, अगर उसे 50,000 रुपए मिल जाएगा, वो कहेगा ठीक है आज जिसे बनाए वोट दो, मुझे क्या, मुझे तो 50,000 मिल गया, दारू पीऊंगा घर जाके। तो इतने डेडिकेटेड लोग तो आपके पास है नहीं, और ये चुनाव जीत जाएंगे। उसके बाद ये सारा का सारा, जो पहले उन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक, आपने सोशल मीडिया अगर उस जमाने की देखी हो, उन्होंने कहा जुम्मन ने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उसकी 3 पत्नियों ने बीजेपी को वोट दिया क्योंकि वो 3 तलाक लेके आए। मतलब इस प्रकार का षड्यंत्र, भाई तुम कल्पना करो, आप वक्त भी ले आए आज। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मान लीजिए मैं अमेरिका में रहता होता और मेरे घर की बहु बेटियां, मानी बात है हिंदुस्तानी लड़की, सनातनी लड़की, तो या तो साड़ी पहनेगी, धोती पहनेगी, या सलवार सूट पहनेगी। अगर वहां अमेरिकन गवर्नमेंट यह आदेश करते सबको स्कर्ट पहन के आना पड़ेगा, कैसा लगेगा? बिंदी नहीं लगाएगा, कैसा लगेगा? विवाहित हिंदू महिलाओं को मंगलसूत्र नहीं पहनने दिया जाएगा, कैसा लगेगा? भाई मेरा जो हिंदू धर्म कहता है, भाई हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी मेरी पत्नी है, मेरे माँ थी, मेरे बहुएं हैं, सारी हैं, वो बिंदी भी लगाती हैं, वो मंगलसूत्र भी पहनती हैं, वो मांग भी भरती हैं, सब कुछ करती हैं, इसलिए कि वो हमारी परंपरा है। लेकिन अगर अमेरिका के अंदर हमसे कहा जाए ये सब आप नहीं कर पाएंगे, तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी? तो किसी की धार्मिक, अच्छा क्या आप देश को तोड़ना चाहते हो? आपको पता है कि जो बांग्लादेश के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो चाइना गए हुए हैं, चाइना में जाके किस तरह की बातें वो कर रहे हैं
किस तरह उनको समझा रहे हैं कि भारतवर्ष को घेरना है, किस तरह से वो ये बता रहे हैं चाइना को कि 7 सिस्टर्स को किस प्रकार से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और उस समय आप अपने देश के अंदर बंटवारा करने पे लगे हुए हो। अरे यार आप ये बताइए, कल मैंने एक सुझाव दिया था सोशल मीडिया पे और उसका इतना पालन हुआ निधि, मुझे बड़ी खुशी हुई। ईद के दिन मैंने निवेदन किया जितने हिंदू हैं वो मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दें, और जितने मुसलमान हैं वो हिंदुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं दें। तो एक आध वो भक्त घुस गए उसके अंदर, उन्होंने कहा नहीं साहब देखिए हम तो उनको दे देंगे ईद की, वो नहीं देंगे नवरात्रि की। आप मेरी सोशल मीडिया मेरे नाम से देख लीजिएगा, 50 मुसलमानों ने हम लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। अरे यार वो झगड़ा नहीं चाहते शरीफ लोग, गुंडे उनके यहाँ भी हैं, गुंडे हमारे यहाँ भी है। वो चाहते हैं झगड़ा टंटा हो, मरेगा गरीब आदमी, असली हिंदू मरेगा, असली मुसलमान मरेगा, जो गुंडे बदमाश है वो निकल के भाग जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को, लेकिन इस पैटर्न से, इस तानाशाही के पैटर्न से कैसे निकलना है, ये राहुल गांधी अब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये 1977 का जमाना नहीं है जब इंदिरा जी को हटा दिया था और 80 में ले आए थे। अब ये आतंक का जमाना है, ये गुंडागर्दी का जमाना है, और गुंडागर्दी में जनता चाहेगी भी तो आपको नहीं जिता पाएगी। तो राहुल गांधी जी कृपा करके जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है उनको समझिए, मामला बहुत गंभीर है, जितना आप समझ रहे हैं उससे ज्यादा गंभीर है। आपने बिल्कुल सही कहा सर, कोई भी ये जो सारी चीजें हो रही है वो हल्के में लेने वाली नहीं है, बिल्कुल मामला गंभीर है। और बीजेपी जो है, आपने जितना कुछ कहा उससे कहीं ज्यादा बढ़कर कर सकती है, और ये सबको पता है, इसके बावजूद हल्के में लिया जा रहा है, और ये काफी गंभीर मुद्दा है। वहीं पर सर ये जो मैं पहले कह रही थी कि क्योंकि उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं यानी कि जेडीयू, उनकी तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, और जो जेडीयू एमएलसी हैं, एक उनका बयान सामने आया है, जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस, उन्होंने वक्फ बिल पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए, यही देश के हित में होगा। और वो कह रहे हैं कि जेडीयू ने अभी तक इस बिल का आधिकारिक समर्थन नहीं किया है अभी तक, और वो इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो जेडीयू की ओर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है, उन्होंने भी कहा है कि जेडीयू अपना रुख संसद के अंदर साफ करेगी, यानी कि संसद के अंदर स्टैंड लेगी। और उन्होंने इसको लेकर के सस्पेंस बढ़ा दिया है। अब लोग सोच रहे हैं कि संसद के अंदर अगर स्टैंड लेगी तो क्या स्टैंड लेगी, क्या इस बिल के खिलाफ में वोट करेगी या इस बिल के फेवर में वोट करेगी? आपको क्या लगता है सर कि जेडीयू क्या करना चाहती है, आखिरकार क्यों इतना सस्पेंस बनाया गया है? वो एब्सटेन करेगी, वो वॉकआउट करेगी, और वॉकआउट करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर देगी। देखिए अब्दुल गौस साहब का तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने इनका पूरा इंटरव्यू सुना, ये आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि आज के तारीख में असली जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मुसलमान सारे के सारे चले जाएं अपोजिशन के पास, जिससे हिंदू पोलराइजेशन हो सके। मोहम्मद गौस साहब तो, अब मोहम्मद गौस साहब जाएंगे अभी, और देखिएगा बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान छोड़ के जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी। इसीलिए राहुल गांधी ने बिहार में जो स्ट्रेटेजी बनाई है, वो स्ट्रेटेजी बनाई है दलितों को, अति पिछड़ों को और अति दलितों को अट्रैक्ट करने की। इसलिए कि देखिए सबसे ज्यादा शोषण जो है, देखिए जो सारा डोमिनेशन है वो मानी बात है, आप जानती हैं 10% लोगों का है। आज के तारीख में यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर देख लीजिए, प्रोफेसर देख लीजिए, जिनमें क्वालिफिकेशंस नहीं है, पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। अरे यार पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, तुम जब टीचर ही नहीं हो तो तुम क्या पढ़ाओगे लोगों को? लेकिन वहां पे अब ये, अच्छा इसीलिए रामजीलाल सुमन का जो मामला हुआ आगरा के अंदर, रामजीलाल सुमन ने क्यों बोला, आज सारा का सारा जो फोर्स है भारतीय जनता पार्टी का वो रामजीलाल सुमन की तरफ चला गया है, और रामजीलाल सुमन दलित हैं, जितना ज्यादा उनको अटैक करेंगे उतना ज्यादा समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। पहले अवधेश प्रसाद को अटैक करते थे, अवधेश प्रसाद पासी हैं, उनपे जितना अटैक करेंगे उतना समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। वहां पे कांग्रेस ने बिहार के अंदर राजेश राम जी को अध्यक्ष बना दिया है, जितना अटैक करेंगे काउंटर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक जो है वो केवल सवर्णों का है, 100% सवर्णों का। बैकवर्ड में क्योंकि यादव चले जाएंगे, और अगर कांग्रेस अति पिछड़े अति दलितों को अपना साथ ले लेगी, मुसलमान पूरी तरह चले जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तभी इसलिए जीतेगी क्योंकि ईवीएम है, क्योंकि चुनाव आयोग इसके पास है। तो हम लोग तो देखिए ऐसा है कि हम लोग तो प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम भी प्रयास नहीं करेंगे तो प्रयास कौन करेगा? जनता आज की तारीख में भी
अगर सही की पोलिंग हो जाए और ईमानदारी से पोलिंग हो जाए, और ये वक्फ बिल लाए क्यों है, ये 2 तारीख को क्यों आ रहा है, 2 तारीख को प्लेस क्यों हो रहा है, मैं एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं। 3 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ्स हैं उनको अनाउंस करने वाले हैं। आज शेयर मार्केट 1.5-2% गिरा है, और मैं ये भी मैं ये जानता हूं, शायद हो सकता है गलत हूं, मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा हूं, ये मार्केट के अंदर एक बार मार्केट को उछालेंगे 3 तारीख के बाद और 7-8 तारीख को गिरा देंगे, और अरबों करोड़ों रुपए पूंजीपतियों का फायदा हो जाएगा। क्योंकि अभी इन्होंने 5-6 लाख करोड़ के ऑलरेडी कंसेशन अमेरिका को दे दिए हैं, तो अमेरिका शायद डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे 3 तारीख को कि हम मैक्सिको पे टैरिफ लगाएंगे, कनाडा पे लगाएंगे, चीन पे लगाएंगे, यूरोप पे लगाएंगे, भारत पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ लग चुका है, हमने इंपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी रिड्यूस कर दी है। अच्छा, उससे देश की जनता खुश हो जाएगी। जैसे पुलवामा में देश की जनता ये भूल गई कि हमारे वीर जवानों की भारतवर्ष के अंदर हमारी असावधानी से पाकिस्तानियों ने घुस के मार दिया, उसे दुख नहीं हुआ, उसे इस बात की खुशी हुई कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे यार, तो 20 लोगों की जो शहादत हुई, उनके परिवार जो अनाथ हुए, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें, हमने वहां सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो उसका फायदा उठाया। ऐसे ही देखिएगा मार्केट में ये करोड़ों हजारों कमाएंगे। जैसे अमित शाह साहब ने कहा था कि इलेक्शन में हम जीतेंगे और उसका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा, इन्होंने मार्केट को बढ़ा दिया, अपने लोगों के शेयर बिकवा दिए, और उसके बाद जनता फंस गई, इनके लोग बाहर निकल गए। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और मैं देश के हिंदुओं से ये प्रार्थना इसलिए करता हूं, मुसलमान अकेले न किसी को जिता सकते हैं न हरा सकते हैं, और मुसलमानों के वोट काटने के लिए ओवैसी साहब बैठे हैं ऑलरेडी, बहुजन समाज पार्टी ऑलरेडी बैठी हुई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जानती है वो नहीं जीतेगी अब, और उसके भविष्य खत्म हो गया, लेकिन वो हराने के लिए एक टूल है भारतीय जनता पार्टी का। ओवैसी साहब जाके बिहार में देखिए, सारे मुस्लिम जो सीमांचल के एरिया वहां पे इलेक्शन लड़ेंगे और आरजेडी और कांग्रेस को हराने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई है, अति दलित अति पिछड़ों को अट्रैक्ट करो, क्योंकि यादव और मुसलमान तो वैसे ही आरजेडी के पास हैं, और इसीलिए देखिएगा वहां जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा उसमें अति पिछड़े अति दलित, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही होगा और बिहार के अंदर भी यही होगा। वही नब्ज पकड़ी है राहुल गांधी ने, क्योंकि बुरा लगे या अच्छा लगे, सवर्णों का वोट बीजेपी के अलावा किसी को मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस बिल को लेकर के जो विरोध है वो और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, और विपक्षी तरफ से भी तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों के बयान भी सुनवाना चाहूंगी जिन्होंने आज जो संसद में बवाल हुआ, और कल क्योंकि अनाउंस हो गया कि बिल 12 बजे आ जाएगा, उसके बाद क्या कुछ कहा है, उनके कुछ बयान सुनवाती हूँ। पहले संजय सिंह का बयान। देखिए, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र और धोखे के बारे में जानना चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इन्होंने खुद ने 2009 के अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, पूरा देश इस बात को देख ले। 2009 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने खुद से लिखा है कि वो के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, उनकी रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे। 2013 में जब बिल आया था, रहमान कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जब बिल आया था, तो उस बिल को भी ये देखिए आप, वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर 2009 का मैनिफेस्टो है बीजेपी का, जिसमें ये रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने की बात कह रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र नहीं है। और उसी रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आया तो उनके सांसदों ने, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुषमा स्वराज जी ने उसमें हिस्सा लिया डिबेट में, उसमें हिस्सा लिया मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, उसमें हिस्सा लिया शहनवाज हुसैन ने, और इन्होंने तो सपोर्ट किया बाकायदा। 2013 के बिल को, अमेंडमेंट्स को, संशोधन को सपोर्ट किया बीजेपी ने। अब इसके आगे आ जाइए,
उस अमेंडमेंट्स के आधार पर जो सुझाव दिए गए थे उसमें यह कहा गया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको ऑनलाइन करना है। इन्होंने 13 के बाद 14 में इनकी सरकार बन गई। राज्यों में भी ज्यादातर इनकी ही सरकारें थी, केंद्र में इनकी सरकार है पिछले 11 साल से। सारे डाटा इकट्ठा करके, सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करके इन्होंने ऑनलाइन किया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है, वो भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि क्या दोहरा चरित्र है बीजेपी का। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 99% वक्फ की संपत्तियां ऑनलाइन हो चुकी हैं, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, यानी कि उनके कागजात हमको मिल चुके हैं। ये तो आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। ये देखिए, इसका पैरा 5 पढ़िए, मैं पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है दैट एज रिगार्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज द आंसरिंग रेस्पोंडेंट, लास्ट में इन्होंने जो लिखा है वो मैं खाली पढ़ देता हूं, बहुत लंबा है। डिजिटाइजेशन वॉज अचीव्ड at the end of campaign period on 15/10/2019, 3,30,141, 98.99% records stood digitized. Mapping of all immovable waqf properties on a war footing label has also been taken up with the state waqf boards, state governments. तो ये तो साफ साफ ये लिख रहे हैं कि 90, और सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का 2020 में, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभियान चला के देश भर में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज थी उसके सारे कागजात वगैरह चेक करके, सर्वे करके, जो भी रिपोर्ट इनके पास आई उसको ये ऑनलाइन कर चुके हैं। तो ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए। लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, अशिक्षा से, महंगाई से, डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरती कीमत से हटाने के लिए, एमएसपी की गारंटी के मुद्दे से हटाने के लिए किस लिए ला रहे हैं आप ये कानून? आपने तो खुद 2009 के मैनिफेस्टो में कहा कि आप रहमान कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। आपने खुद ने 2013 में इस बिल का समर्थन किया है, अमेंडमेंट्स का, जो रहमान कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे संशोधन लाए गए थे पार्लियामेंट में। खुद ने, बीजेपी ने सपोर्ट किया है। फिर 10 साल तक आपकी सरकारें रहीं, राज्यों में आपकी सरकार 11 साल से है। आपने आपकी राज्य सरकारों की रिपोर्ट के आधार पे आपने सब उसको वामसी पोर्टल पे ऑनलाइन किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। तो ये कानून क्यों ला रहे हो भाई? किरण रिजिजू कह रहे हैं कि सभी प्रोविजन पहले, आप तो खुद कह रहे हो कि सारे नियम, सारी जमीनें आपने नियमानुसार नियमित कर दिया है और उसको पोर्टल पे डाल दिया, ऑनलाइन कर दिया। अब क्या बचा हुआ है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वही कह रहे हैं कि सारे प्रोविजन पहले से जो रजिस्ट्री, ये देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। बिल्कुल, वो 4-5 विधेयक हैं अभी बाकी। कल तो वो आएगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को लेकर, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल बाकी है, और राज्यसभा में, लोकसभा में तो पारित हो गया है। बड़ा बिल तो वक्फ बिल है, वक्फ विधेयक है, वो जेपीसी में बुलडोज किया गया है, उस पर हमने वक्तव्य भी जारी किया है। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। पर वो बुलडोज किया जा रहा है, जो बिल्कुल विरोध करेंगे। सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है, जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि माने हम जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के प्रस्तावना में है,
सर्वधर्म समभाव सेक्युलरिज्म को लेकर वो कहते हैं हम इस पे विश्वास रखते हैं। वक्फ बिल पर टीडीपी का क्या स्टैंड है, जेडीयू का क्या स्टैंड है? हम तो इसका विरोध करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे संविधान पर आक्रमण है और जिस तरीके से जेपीसी चलाया गया, अंत में जो 44 अमेंडमेंट से 44 संशोधन थे वक्फ एक्ट 2013 में, और पहली बार ये हुआ कि समिति में क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हो पाई। तो सर आपने दोनों नेताओं के बयान सुने और संजय सिंह तो कुछ निकाल कर भी लाए थे, तो इन दोनों लोगों को सुनकर आपको क्या लगता है कि सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या है? नहीं, जो संजय सिंह कह रहे हैं तो बिल्कुल रिवीलिंग चीज है भाई सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दे दिया कि हमने चीजों को वेरीफाई करके ऑनलाइन कर दिया है। इसका माने यू आर सर्टिफाइंग ये पर्जरी है। वैसे डिग्री का मामला पर्जरी है, वैसे ये मामला पर्जरी। इसका मतलब यह है कि आपका मकसद केवल देखिए, मेरा जो एक हंच होता है वो ये है, जेडीयू और टीडीपी एब्सटेन करेंगे और बिल पास हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल एक है। उसके बाद जितने मुस्लिम संगठन सड़कों पे निकलेंगे और विरोध करेंगे, उतना ज्यादा इनका हिंदू कंसोलिडेशन होगा। इनके लिए देश की कोई कीमत नहीं है। इन्हें देश के संविधान से मतलब नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मतलब नहीं है। इन्हें केवल मतलब है इलेक्शन जीतने का, और इलेक्शन जीतने के लिए चाहे देश हमारा टूट जाए, चाहे साउथ नॉर्थ में टूट जाए, चाहे हिंदू मुसलमान में बढ़ जाए, इन्हें सत्ता चाहिए और हम लोगों को देश चाहिए। हमको 142 करोड़ में प्यार मोहब्बत चाहिए। और एक और कारण है वक्फ बिल का, निधि, मुकेश अंबानी साहब की जो कोठी बनी हुई है मुंबई के अंदर, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अंबानी वाले कोर्ट में जीत जाएगा वक्फ, उसमें मुकेश अंबानी साहब का बड़ा नुकसान हो जाएगा, इमेज खराब हो जाएगी। मोदी जी, फिर मुकेश अंबानी साहब गुजराती हैं, उसको बचाने के लिए भी वक्फ बिल लाना जरूरी है। तो मेरे को यह लगता है टीडीपी और जेडीयू नाटक करेंगे, नौटंकी पूरी करेंगे। इफ्तार में भी जाएंगे, ईद भी मनाएंगे, गोल टोपी भी लगाएंगे, लेकिन ये अभी मुसलमानों को धोखा देंगे, दलितों को धोखा देंगे, आदिवासियों को धोखा देंगे, और सबसे बाद में जब सबको धोखा दे चुकेंगे निधि, फिर तिवारियों को धोखा देंगे और स्वामियों को धोखा देंगे। बिल्कुल सर, अब ये धोखा किसको लेकर होगा, और क्या ये जो आपने बोला है टीडीपी और जेडीयू का जो स्टैंड होगा वो यही होगा कि वो वॉकआउट कर जाए? तो कल तो ये बिल आ ही रहा है, देखते हैं दोनों क्या करते हैं। जो कह रहे हैं कि हम उसी के अंदर डिसाइड करेंगे, संसद के अंदर, कि हम क्या स्टैंड लेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जो वक्फ बिल को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, इस पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।